नमस्कार किसान भाइयों बहनों, गांव किसान के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स के जरिए, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इस एपिसोड में। किसान भाइयों बहनों, अगर आप घर बैठे बैठे ही गंगा जल प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी मिट्टी के पात्र में, तो आज का हमारा ये कार्यक्रम आप जरूर देखिए, क्योंकि आज हम उस संस्था के बारे में आपको बताने वाले हैं जो ये सुविधा आपके घरों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में हमारे पहले सेगमेंट में। जब बात पवित्रता की होती है तो गंगा जल का जिक्र हमारी जुबान पर होता है। सनातन धर्म में गंगा जल के आचमन से लेकर अस्थि विसर्जन तक इसकी महती भूमिका है। गंगा जल में खुद को अपने आप साफ करने का अद्भुत गुण पाया जाता है। इसीलिए सदियों से गंगा जल हर घर में पूजा के स्थान में अपनी जगह रखता है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण अब गंगा जल की शुद्धता भी अछूती नहीं रही है। कारखानों से निकलने वाला दूषित जल अवांछनीय तरीके से गंगा में मिल रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ हिस्सों में गंगा का जल आचमन करने योग्य भी नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में गंगा की उपयोगिता वही है जो सदियों से रही है। गंगा 5 राज्यों के 97 शहरों और 4,465 गांवों से गुजरती है। गंगा खेती योग्य 57% जमीन को उपजाऊ बनाती है। भारत के कुल जल संसाधन को 28% हिस्सा गंगा ही प्रदान करती है। अच्छी बात ये भी है कि गंगा के मैदानी हिस्से सबसे ज्यादा उपजाऊ हैं। ऐसे में गंगा को बचाने के लिए सरकार नमामि गंगे योजना चला रही है। इसके साथ कई संस्थाएं भी हैं जो इसमें अपनी भूमिका भी निभा रही हैं। ऐसे में उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन, उत्तराखंड सहकारिता विभाग ने एक सराहनीय पहल की है जो गंगा के जल को मिट्टी के पात्र में घर घर तक पहुंचाने की सुविधा दे रही है। और क्या खास है उनकी इस पहल में, आइए जानते हैं उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन प्रबंधक दीपक मेहता जी से। हमारी जो पीसीयू देहरादून है जो हमारा, उसका मेन जो उसका मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे नवाचारों को इस बाजार में लेके आना जहां पे जो महिलाएं कृषि से जुड़ी हुई नहीं है, जिन महिलाओं के पास कृषि के करने लायक खेती भी ना हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लेके आते हैं कि उन महिलाओं का, महिला जो सहायता समूह होते हैं उनका निर्माण करके उन महिला सहायता समूह के जरिए ऐसे प्रोडक्टों का उत्पादन करना और ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आना जो कि न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और इवन पूरे जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वहां पे भी उनको पहुंचाया जा सके। उनमें से एक आप सामने हमारा देख रहे हैं जो गंगा जल है। हम सब जानते हैं कि गंगा जल अपने आप में विश्व धरोहर के रूप में है और हिंदुत्व के लिए सनातन धर्म में इसका एक इतना बड़ा स्थान है कि जन्म से मृत्यु तक अगर कोई एक ऐसा हम कहें कि एक भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है जो हर कोई सहजता से स्वीकार करता है, वो गंगा जल है। लेकिन हमने देखा है कि विगत वर्षों में गंगा जल में, क्योंकि हम प्लास्टिक की शीशियों में, प्लास्टिक के गैलनों में, प्लास्टिक के जो हमारे बर्तन होते हैं उनमें गंगा जल भर के हम घर घर तक पहुंचाते हैं। एक तरफ जहां हम कहते हैं कि गंगा, माँ गंगा पवित्र पाविनी है और इस समस्त पूरे संसार के दुखों का नाश करती है, तो उत्तराखंड जो हमारी सहकारिता विभाग है उसके द्वारा ये सोचा गया और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं पीसीयू के, जो उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के जो अधिकारी हैं और जो हमारे पूरा हमसे जुड़े हुए जो सहकार बंधु हैं, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया, एक सोच रखी गई, क्यों ना इसके वास्तविक स्वरूप को, माँ गंगा का वास्तविक स्वरूप हम सब जानते हैं कि मिट्टी से उद्गम होता है और पंच तत्वों में एक तत्व भी है, उसी में क्यों ना घर घर तक माँ गंगा को पहुंचाया जाए। तो ब्रह्म मुहूर्त में माँ गंगा को, जो माँ गंगा जहां से बनती है पूरे विश्व में विख्यात होती है, देवप्रयाग का वो पावन स्थान, वो संगम स्थली जहां पे माँ अलकनंदा और माँ भागीरथी का संगम होता है और जहां से माँ गंगा पूरे विश्व में अपने जिसको हम जिस स्वरूप को जानते हैं उस स्वरूप में पूरे विश्व का जन कल्याण करती है। वहां की तपोभूमि से, वहां के संगम से हम इस गंगा जल को महिला सहायता समूह के द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में संचित कर, जो हमारे तांबे की जो तौलियां होती हैं, जो कलश होते हैं, बड़े बड़े जो हमारे भिगोने होते हैं, उनमें ला के ब्रह्म मुहूर्त में ये माटी के कलश, और ये जो माटी के कलश हैं इसकी दोहरी उपयोगिता है। एक जो मातृशक्ति को रोजगार देना है, दूसरा जो उत्तराखंड की जो कुम्हार इंडस्ट्री
इंडस्ट्री है लगभग मृतप्राय हो चुकी है, उनके लिए एक नवजीवन एक हमने सहकारिता विभाग के द्वारा और पीसीयू के द्वारा हमने एक कार्य किया है कि उस मृत होती हुई इंडस्ट्री में कुम्हार बंधु ये कलश बनाते हैं और कलश बनाने के बाद ये कलश हमें देते हैं और हमारी पूरी मातृशक्ति के द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट में उन मिट्टी के कलशों में गंगा जल को समाहित करके विश्व जन कल्याण हेतु पूरे विश्व में प्रेषित किया जा रहा है। दो चीजें इससे निकल के आती हैं, पहला रोजगार, जो कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि मातृशक्ति का जो उत्थान हो और सहकारिता जो सहभागिता से बनती है उसमें मातृशक्ति को रोजगार देना, दूसरा कुम्हारों को रोजगार देना और तीसरा कोविड के काल पे हमने देखा है कि कई श्रद्धालु चाहते हुए भी उत्तराखंड की पतित पावन भूमि में देवभूमि में नहीं आ पाए। तो हमारा प्रयास है कि वो गंगा जल उनके घर तक का बिना किसी हम कह सकते हैं हापा धापी के उनके घर तक का पहुंचाया जा सके। तो ये हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड की माँ गंगा का जो ये गंगा अमृत है, जो गंगा आप देख सकते हैं गंगा जल है, ये घर घर तक पहुंचाने की हमारी कवायद है। इस पहल से जहां आसानी से घर घर गंगा जल पहुंच सकेगा, वहीं गंगा को साफ रखने का रास्ता भी तय किया जा सकेगा। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सुकून। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल, मैडम यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम खास तौर से आपको बताएंगे कि सर्दियों के मौसम में अगर आप बतख पालन कर रहे हैं तो किस तरह की सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है। चूजों के मृत्यु दर को कम करने के लिए वो कौन सी अहम बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आइए इन सब के बारे में जानते हैं हमारे इस सेगमेंट में। हमारे देश में भोजन में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए मुर्गी और बत्तख के अंडों का सेवन किया जाता है। घरेलू स्तर पर इनका पालन आम है, वहीं व्यवसाय तौर पर इनका पालन करने के लिए छोटे स्तर से शुरुआत की जा सकती है। इसके अलावा खेती के साथ साथ भी बत्तख पालन किया जा सकता है। देश के कुल पोल्ट्री में करीब 10% हिस्सा बत्तखों का है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ ही इनके मांस और अंडे की खपत में इजाफा देखा जा रहा है। यही मांग इस क्षेत्र में अवसर के द्वार खोलती है। बत्तख की उत्पादन क्षमता की बात करें तो आमतौर पर उन्नत नस्ल की बत्तख एक साल में 280 से 300 अंडे तक दे सकती है। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बत्तख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बत्तख पालन घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन इस मुनाफे के व्यवसाय में आय बनी रहे और नुकसान कम से कम हो, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सावधानियां तब ज्यादा बढ़ जाती हैं जब तापमान में गिरावट हो। इस दौरान चूजों को कैसे सुरक्षा दें, आइए जानते हैं। कृत्रिम गर्मी से 15 दिनों तक सेए गए चूजों को पालने में सावधानी बरतें। ठंड से सुरक्षा देने के लिए चूजों को टीन गार्ड के घेरे में रखें। आवास में 200 वाट का ऊपरी शेड लगा बल्ब फर्श से 2 फुट ऊंचा लगाएं। अंडों से निकले चूजों को फर्श पर रखने से पहले चटाई जरूर बिछाएं। 5 से 6 हफ्तों तक हर 2 से 3 दिनों में चटाई को धूप में सुखाएं। चूजों को टूटे चावल का बारीक दाना पानी में भिगो कर दें। 1 महीने बाद ही चूजों को तालाब में छोड़ें, लेकिन शिकारी जानवरों से रक्षा का प्रबंध करें। अब बात कर लेते हैं बत्तखों की सुरक्षा की। तो इस मौसम में उन्हें भी विशेष देखभाल की जरूरत होती है। बत्तखों के आवास में तापमान नियंत्रण का प्रबंध करें। हर बार पीने का साफ पानी ही दें। इस बात का ध्यान रखें कि आहार फफूंदी रहित हो। बत्तखों को हैजा, प्लेग और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। बीमारियों से बचाव के लिए समय से टीकाकरण अवश्य कराएं।
पशुपालन इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर बत्तख पालन में नुकसान को कम करके मुनाफे में बदल सकते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो वर्तमान समय को देखते हुए, वर्तमान मौसम को देखते हुए किस तरह के प्रबंधन कार्य आप कर सकते हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ बने रहें, आइए जानते हैं। इस माह में मौसम में बदलाव हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें और रात के समय में पशुओं को खेत में ना जाने दें। पशु आवास को इस मौसम में साफ सुथरा व सूखा रखना चाहिए। पशुओं की रोग निरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन संतुलित मात्रा में खनिज मिश्रण दाने में मिलाकर देना चाहिए। यदि पशुओं को अब तक खुरपका, मुंहपका, पीपीआर, इंट्रोटॉक्सीमिया और भेड़ बकरी को चेचक आदि रोगों का टीका नहीं लगा है तो टीकाकरण इस माह में जरूर करा लें। पशु स्वस्थ रहे, इसके लिए पशुओं को अंतः परजीवी से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा की उचित खुराक पशु चिकित्सक की सलाह पर देनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति मतलब जब चारे का अभाव हो, उस समय के लिए चारे का संग्रहण करें। पशुपालक हे या साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण कर सकते हैं। भैंसों के गर्भ धारण के लिए ये समय उचित है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे भाई परजीवी से बचाव हेतु कीटाणुनाशक दवा से भेड़ के शरीर को साफ करें। पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए व पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा करवानी चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी हमारा ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। भारत सरकार की इस योजना से हर किसान बहुत लाभान्वित है और बहुत खुश भी है। और जितना हम लोग काम कर रहे हैं इस पे और फोकस कर रहे हैं। हम छोटे से छोटे और जितने भी किसान हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप बीमा ज़रूर कराइएगा और उसको अपनी लागत से ही जोड़ें। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। जब भी हम बात करते हैं उत्तराखंड की तो एक खूबसूरत सी तस्वीर हम सभी के जहन में उभर आती है। लेकिन अगर इस क्षेत्र में हम खेती किसानी की बात करें, हमारे किसानों की बात करें तो कई समस्याएं हैं जिनका सामना हमारे किसानों को करना पड़ता है। लेकिन आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो एक सफल महिला किसान है। इन समस्याओं का समाधान ढूंढ रही हैं और लिख डाली है उन्होंने अपनी कामयाबी की दास्तान। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। भारत के उत्तराखंड में बसा उत्तराखंड राज्य अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये वही राज्य है जहां पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। इस पर्वतीय क्षेत्र में 90% लोग कृषि पर निर्भर हैं, जो ज्यादातर वर्षा आधारित है। इन विषम परिस्थितियों में खेती कर गुजारा करना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन जिसने इन स्थितियों में भी जीने की कला सीख ली वही कामयाब किसान कहलाया। हमारे सामने ऐसा ही एक जीवंत उदाहरण है अल्मोड़ा के गांव गुना की रहने वाली महिला किसान सुधा गुणवंत का। आइए जानते हैं उनके संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में। सुधा करीब 35 साल पहले गुना आई। सुधा ने विरासत में मिले अपने खेतों और बागों को बचाने के लिए संघर्ष के हर दौर को देखा है। रंग बिरंगे फूल और फलों से लदे ये पेड़ जी तोड़ मेहनत का नतीजा है और इसके पीछे सिर्फ सुधा की ही मेहनत नहीं है, बल्कि उनके पति भुवन चंद और बेटे दीपक ने भी अपना पसीना बहाया है। इसीलिए परिवार की ये मेहनत चारों ओर चर्चा का विषय है। दूर से पहाड़ों पर दिखने वाली ये खूबसूरती अपने अंदर सैकड़ों इम्तिहान को समेटे है। पहाड़ों की पथरीली जमीन को चीरकर उसे हरी चुनर से ढकने का हुनर सब में नहीं होता। कुछ किसान विपरीत दिशा में घुटने टेक पलायन पर मजबूर होकर गांव को छोड़कर चले गए।
बचे वही जिनके इरादे हिमालय की तरह मजबूत थे। सुधा के परिवार ने हर समस्या का सामना किया और उसका समाधान भी निकाला। परिवार में आए विषम हालात ने सुधा की जिम्मेदारियां बढ़ा दी, जिसके समाधान के लिए सुधा ने पैतृक बागों को आगे बढ़ाने का ठाना और लग गई जोर शोर से खेती के काम में। लक्ष्य निश्चित था, लेकिन राह कठिन। मजबूत इरादों ने हर कदम पर सुधा को ताकत दी। सुधा ने बागवानी के साथ साथ पशुपालन भी किया। बेहतर परिणाम मिले, इसके लिए जगह जगह जाकर प्रशिक्षण भी लिया। आना पड़ता था, वहाँ से पैदल आना पड़ता था। फिर एक छोटी बच्ची हो गई थी घर में, तो धीरे धीरे काम का बोझ बढ़ते गया। फिर भी मैंने कहा कि बीए करना उचित ही है। मैंने कर लिया, बीए कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने बीटीसी के लिए अप्लाई किया, तो उसमें मेरी बीटीसी के लिए आ गया था। तो इत्तेफाक ये रहा कि हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए। तो मैं फिर भी उस हालात से ढल के मैं फिर अपने घरेलू ही हालात में आ गई। तो मुझे ये लगा कि घर का छोड़ के अब मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हमारे ससुर जी ने थोड़ी बहुत पहले से जो कर रखा था, हमने कहा कि इसी में हम नींव रख के इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो आज ये हमारे सब सास ससुर की रखी हुई नींव है, उसी को उसका हमने विस्तार कर रखा है। खेती और बागवानी में इस पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी का होना है। सुधा ने इसका भी तोड़ निकाला और बाग के आसपास पानी के टैंक बनवाए, जिसमें बारिश का पानी एकत्रित किया जा सके और इस पानी से खेतों और बागों में सिंचाई की समस्या का समाधान मिल गया। अपने इस प्रयोग में सफलता मिलने के बाद सुधा ने इसी तरह के करीब 10 टंकियां बनवाई। आज आलम यह है कि इनके खेतों और बागों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। इसके अलावा सुधा पॉली हाउस बनाकर बेमौसम की सब्जियां उगाकर भी मुनाफा कमा रही हैं। बेहतर पैदावार के लिए पशुपालन से मिले गोबर से सुधा बर्मी कंपोस्ट बनाती हैं। अपने आप पर भी तरस आता है और शर्म भी लगती है। किन स्थितियों में हमने काम किया है। जब हम पहले उद्यान का काम किया, जब हम भ्रमण में इधर उधर जाते थे तो हम लोगों के टूल्स इक्विपमेंट देखते थे तो बड़ा तरस लगता था, क्योंकि हमारे पास से टूल्स नहीं हुआ करते। शहर में होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ेंगे सर, यहाँ को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी परंपरा है उसको हम जीवित रखेंगे। ये हमारा पक्का निश्चय है। आज आलम यह है कि सुधा की इस कामयाबी का कायल पूरा अल्मोड़ा है। लोग दूर दूर से उनकी इस सफलता के बारे में जानकारी लेने आते हैं। सुधा उन किसानों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है, जो पलायन को अंतिम विकल्प मान रहे हैं। किसान भाइयों बहनों, ये थी हमारी सफल महिला किसान। हम उम्मीद करते हैं कि आप इनकी कामयाबी को देखकर जरूर प्रेरित होंगे, अपनी खेती किसानी को निश्चित तौर पर उन्नत बनाएंगे। तो इसी के साथ आज के अंक में बस इतना ही। एक अहम जानकारी आपको दे दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप जल्दी से स्कैन कर लीजिए। सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम गांव किसान, खेती किसानी, पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।